व्हाट्सअप लवली पीपल, मेरा नाम है योगेश राज। वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई कोर्सेज। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर किसी को भी बहुत बोरिंग लगता है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का। एक टॉपिक है हमारा जिसका नाम है मुगल एम्पायर। तो इसमें आज हम लोग सारे मुगल एम्पायर के बारे में जानेंगे और उसके बाद उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी जानेंगे। और क्लास 6 to लेकर 10 तक के लिए मैं आपको एक बुक पेपर कर रहा हूँ जो बहुत अच्छी बुक है सोशल साइंस के लिए। उसमें आपको तीनों बुक मिल जाएंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। वो है सोशल साइंस, प्राची सोशल साइंस। प्राची सोशल साइंस आप सर्च कीजिएगा Amazon पे तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, मेरे पास है, ठीक है। तो ये बहुत है, ये टीचिंग में भी आपको बहुत काम आएगा। अगर टीचर है तो आपको भी बहुत काम आएगा, स्टूडेंट है तो आपको एग्ज़ाम में तो बहुत काम आएगा। ये आपको अलग से भी हट के नॉलेज देता है। तो फिर चलिए आज का हम लोग हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए तो फर्स्ट जानते हैं हु वेयर मुगल्स। तो द मुगल्स वेयर द डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट डायनेस्टी। द मुगल वेयर द डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट डायनेस्टी। From their mother side, they were descendants of Genghis Khan, and from their father side, they were successor of Amir Khusro. So we have studied about both of them in the previous classes या फिर आप लोग किसी भी क्लास में इन दोनों के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। स्पेशली आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा आपने इनके बारे में। तो फिर उसके बाद आप देख लीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ जो मुगल डायनेस्टी जो शुरू हुआ था वो बाबर ने शुरू किया था। तो फिर अभी उसका पूरा जो चार्ट है बाबर के सारे एंसिस्टर के बारे में, तो वो पूरा मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ओके, तो फिर जैसा कि मैंने बताया कि मदर साइड से थी गेनिस खान और फादर साइड से थे अमीर तिमूर। ओके, तो ये दोनों डिसेंडेंट थे। तो फिर अमीर तिमूर का सक्सेसर था मीन रसा मिर्जा। और फिर मीन रसा मिर्जा का सक्सेसर था सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। ओके, और फिर सुल्तान मोहम्मद का सक्सेसर था सुल्तान अबू सैद मिर्जा, ठीक। और उसके बाद जो है मदर साइड से आते हैं कुल्तुफक निगर खानन, और उसके बाद फादर साइड से है उमर शेख मिर्जा। तो फिर दोनों का जो सन है मतलब मदर साइड से ये है और फादर साइड से तो फिर दोनों की उनके जो एक ही बेटा है जिसका नाम है बाबर। तो फिर अब चलिए बाबर कैसे होता है बाबर का पूरा रूल के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो फिर बाबर का पहले आप देख लीजिए कि बाबर का रूलिंग पीरियड क्या था। तो बाबर का रूलिंग पीरियड था 1526 AD to 1530 AD, मतलब मीन्स ही हैज रूल्ड ओनली 4 years। सो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, his full name was Jahiruddin Muhammad Babur. He ascended throne of Fargana in AD 1494। तो जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था उसने फरगाना का जो थ्रोन हासिल किया वो 1494 में था। तो उसके बाद वो बहुत एक स्मॉल प्रिंसिपलिटी था, सेंट्रल एशिया का बहुत ही स्मॉल प्रिंसिपलिटी था। तो फिर वो इस फादर जो थे आपने बताया ना उमर शेख मिर्जा उसके फादर थे, तो वो उनके फादर को कब सक्सीड किया, मतलब वो कब होता है क्या, when he was only 12 years old। So she means all the Mughal emperors were very brave, and not only Mughal emperors, all the past people are very brave। You all know from child they learned all the brave activities, especially the man। So in order to expand his empire, he invaded India 5 times. In the 5th expedition,
He defeated Ibrahim Lodi in AD 1526, but the decisive battle was fought between Babur and Rana Sangha on 16 March 1527 at a village of Kanwa near Agra. Rana Sangha was the king of Mewar. He was the greatest Rajput king. Okay, he was the greatest Rajput king. So as he was greatest Rajput king, but he was defeated by the Babur. So you can think about the Babur power, how much power or military power he had. So after the Babur became the master of North India. ओके, आप यहाँ पे गौर कीजिए कि उसने थ्रोन फरंगना का थ्रोन किया था 1494 में, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल प्रिंसिपलिटी था सेंट्रल एशिया का, तो फिर इसलिए तभी से उसे मुगल एम्पायर स्टार्ट नहीं हुआ था, फिर स्टार्ट हुआ 1526। तो वो एक्सपीडिशन करते गया मतलब he continuously attacked on India 5 times. In 5th expedition he defeated Ibrahim Lodi in 1526। तो तभी से उसका रूलिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1526 टू 1530। आपको ये याद रखना है डेट्स, ये इम्पोर्टेंट डेट्स है। ओके, सो इन AD 1528 he defeated the Rajput at Chandari. In this way he established the control over Punjab, Delhi, Gangetic Plains as far as Bihar. He died in AD 1530। तो इसमें आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि वो 1528 में राजपूत को चंदेरी राजपूत को डिफीट कर दिए थे। तो इसी प्रकार से वो अपने पूरे होल किंगडम उसका कितना फैल चुका था ये बता देता हूँ। पंजाब के ऊपर, दिल्ली के ऊपर, गैंगेटिक प्लेन्स और एज फार एज बिहार, मतलब बिहार तक भी उसका किंगडम चले गया था। तो फिर बाबर वाज नॉट ओनली ए military general but also a poet and a writer with an excellent style in Turkish. He wrote his autobiography Turk-i-Babri और बाबुरनामा in his mother tongue Turkish। तो यहाँ पे क्या जा रहा है कि बाबर में सिर्फ मिलिट्री जनरल की कैपेसिटी नहीं थी, वो एक अच्छा पोएट भी था। तो वो अच्छा पोएट था तो फिर उसने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा अपने मदर टंग में, जो उसकी मदर टंग थी तर्किश। तो उस बायोग्राफी का नाम था तुर्क-ई-बाबरी और यू कैन से बाबरनामा इन सिंपल। तो फिर उसके बाद स्टार्ट होता है हुमायूं का पीरियड। तो हुमायूं का आप रूलिंग पीरियड देख लीजिए 1530 टू 1556। तो यहाँ पे आप देखिए इसने रूल किया 26 ईयर्स। सो इट इज वेरी लॉन्ग। इसी के कारण मुगल एम्पायर आगे बढ़ सका हुमायूं के कारण, क्योंकि हुमायूं बीच में डिफीट हो गया था और वो जाके वो अपने जंगल में चले गया था और वहीं पे रहा था। फिर उसको एक ऐसा मौका मिला कि वो फिर से मुगल डायनेस्टी को खड़ा कर लिया। सो मुगल एम्पायर को खड़ा कर लिया। ओके, तो आप देखते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आते जाएगा। तो फिर पढ़ते हैं बाबर eldest son Humayun became the king after his death and according to the will of his father he gave each of his brothers a province। बाबर का eldest son था हुमायूं और फिर वहाँ पे चलता ही था कि अगर फादर डेथ करेगा तो उसका सबसे बड़ा सन बनेगा राजा। तो फिर ये राजा बना तो उसके स्मॉलर ब्रदर से, तो फिर उसके फादर जैसा चाहते थे उसी के मुताबिक उन्हें भी प्रोविंस दे दिया गया। ओके, तो फिर उसके बाद देखिए हुमायूं सक्सीडेड in conquering the provinces of Gujarat, Malwa, but he was defeated by Sher Shah Suri at Chausa in AD 1539 and Kannauj in 1540. After this defeat, the Mughal Empire in India temporarily ended, and Humayun has to spend nearly 15 years in exile in Persia। मैंने बोला था ना आपको
कि बीच में उसे हरा दिया गया था। फिर वो कुछ दिन के बाद उसे छुप कर रहना पड़ा 15 ईयर्स तक, मतलब 26 ईयर्स जो रहा, उसमें से 15 ईयर्स वो एग्जाइल में रहा। एग्जाइल, ओके, एग्जाइल का मतलब होता है वनवास इन हिंदी। तो इसे किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने। उसे 2 बार डिफीट किया था। तो अब मैं आपको ह्यूमायून के बाद शेरशाह सूरी के भी मैं बताया जा रहा हूँ। उस 15 ईयर्स में क्या हुआ? उस 15 ईयर्स में चला सूर डायनेस्टी। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। पहले ह्यूमायून को कंप्लीट कर लेते हैं। Shersha's successors were weak and inefficient. Humayun saw this as an opportunity to regain the throne of Delhi in Iran. Humayun received help from the Safavid king of Persia, Iran. In 1555, he recaptured Delhi and Agra, but very next year he died as a result of falling from the stairs of his library. See, शेरशाह तो बहुत पावरफुल आदमी थे, मतलब ही वॉज ए वेरी वेरी पावरफुल किंग, लेकिन उसके जो सक्सेसर थे वो बहुत वीक थे और इनएफिशिएंट थे। वो खुद पर निर्भर नहीं हो सकते थे। तो इसके कारण हुमायूं को मौका दिखा कि मैं फिर से अपना डायनेस्टी खड़ा कर सकता हूँ। इसी के कारण मुगल डायनेस्टी आगे बढ़ पाया। तो फिर उसने किससे हेल्प लिया? सफाविद किंग जो पर्सिया का है। ओके, तो फिर उसके बाद कब उसने कैप्चर किया दिल्ली, रिकैप्चर किया दिल्ली और आगरा को 1555। लेकिन बहुत सैड बात हुआ कि इसके अगले ही साल उसने अपने लाइब्रेरी के स्टेज से गिरकर उसकी मौत हो गई। सो वेरी सैड। So Humayun was an able soldier but a poor general. He lacked potential wisdom and military foresight. He also suffered from indecisiveness. His political calculations were short-sighted and defective. इसमें ह्यूमायून के मैं क्वालिटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ह्यूमायून के बाद ह्यूमायून तो बहुत अच्छे सोल्जर थे, मतलब उनकी बॉडी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, लेकिन वो पॉलिटिकल पावर में वो वीक थे बहुत। ठीक, तो वो डिसीजन मेकिंग में भी उतने अच्छे नहीं थे। तो इसी के कारण उनके पॉलिटिकल कैलकुलेशन भी बहुत खराब थी। तो इसे AD 1530 और 1556 राज किया। तो फिर इसमें आपने देखा कि 15 ईयर एग्जाइल था। तो उस 15 इयर्स में यहाँ पे क्या हुआ इंडिया में, तो मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उस 15 इयर्स रूल किया सूर डायनेस्टी ने। तो सूर डायनेस्टी का जैसे कि आपको पता है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि सूर डायनेस्टी की रूलिंग पीरियड था 1540 to 1555 AD। ड्यूरिंग AD 1540 to 1555 शेरशाह सूरी फैमिली known as सूर डायनेस्टी रूल ओवर इंडिया। मैंने बताया ना सूर डायनेस्टी रूल किया था इंडिया में, नॉर्थ इंडिया। तो शेरशाह सूरी के बारे में आप जान लीजिए। शेरशाह सूरी कनकड़, मालवा, राजपूताना, मुल्तान, सिंध, पंजाब ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ हिज रीजन। ही डाइड इन एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन ऑफ द गन पाउडर इन AD 1545। ही इज रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द एबलेस्ट रूलर इन मेडिवल इंडिया। मैंने आपको बताया ना कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्हें हराना ज़्यादा मुमकिन नहीं था, लेकिन एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो इसके कारण हुमायूं को मौका मिल सका। तो फिर उसके बाद क्या करे कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग और इतना एबल था कि हुमायूं का सन अकबर, उसके बारे में अभी बताऊंगा, उसने भी उसी को फॉलो किया था। तो फिर उसने इस पीरियड में एक अच्छा काम भी किया कि उसने एक ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया। इस ग्रैंड ट्रंक रोड के कारण ही आज हाईवे बन सके। आप सोच रहे हो कि इसके कारण कैसे? तो ग्रैंड ट्रंक रोड था कि वो आज की किसी फोर वे के समान थी। तो आप समझ सकते हो वो कितनी बड़ी थी। तो इसी के कारण आइडिया मिला हाईवे बनाने का। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फिर within 10 years of his death, as I told, within 10 years of his death,
Humayun recaptured Delhi and Agra. So see that you can see that Humayun was very conscious ruler. Now let's learn about Akbar. After the death of Humayun, his son Akbar ascended the throne at the age of 13 years. तो हुमायूं की डेथ के बाद अकबर ने सिर्फ 13 इयर्स की उम्र से ही उसने थ्रोन पे बैठ चुका था। तो फिर मैं इसका आपको रूलिंग पीरियड बता देता हूँ। इसका रूलिंग अकबर का रूलिंग पीरियड था 1556 टू 1605। ओके, सो ब्राह्मीन खान वाज अपॉइंटेड एज रीजेंट ऑफ द यंग किंग। रीजेंट मतलब जैसा कि मैंने बताया कि शेरशाह सूरी बहुत ही अकबर बहुत ही यंग एज में बने थे। तो फिर तब उसमें उतनी पॉलिटिकल पावर या फिर मिलिट्री पावर, उनमें मिलिट्री जनरल की पावर उसमें नहीं थी, जिसके कारण वो रूल करते थे। तो इसके कारण उनके लिए एक रीजेंट अपॉइंट किया गया, उसका नाम था बैरम खान। ड्यूरिंग दिस टाइम हिज पोजीशन इन इंडिया वाज नॉट स्ट्रॉन्ग। तो जैसा कि मैंने बताया कि हुमायूं के रिकैप्चर करने के एक ही साल बाद उनकी डेथ हो गई। तो वो ज़्यादा कुछ वो रिकैप्चर फिर से नहीं कर पाया। तो इसके कारण जब अकबर थ्रोन पे बैठे तो उनकी पोजीशन इंडिया में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अकबर अपने स्टैंड पे देखिए कितना आगे जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ। इन एडी 1556 the second battle of Panipat was fought between Afghan ruler Hemu Vikramaditya and Bairam Khan। तो फिर 1556 जिस साल अकबर थ्रोन में बैठे थे उसी साल बैरम खान, जो कि उनका एक हेल्पर था या फिर एक टेम्पररी किंग था, उसके और अफगानी रूलर हेमू विक्रमादित्य के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कई बार हुई थी। तो हेमू वाज डिफीटेड, मतलब हेमू डिफीट हो गया था। यही से सिलसिला होता है उनके पॉपुलर होने का। ओके, तो इन एडी 1560 अकबर took over the regions from बैरम खान। मतलब 1560 में ही 1560 मतलब आफ्टर 4 ईयर, मतलब 1556 में अकबर की एज थी 13 ईयर्स। तो आफ्टर 4 ईयर मतलब 17 ईयर्स के जब अकबर हुए तो उन्हें महसूस हुआ कि वो खुद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते। तो उसने अपने सारे जो कैप्चर किए थे बैरम खान ने सारे प्लेस उसने उसे ले लिए और वो परमानेंट किंग हो गए। तो फिर फॉर द रेस्ट 40 years of his reign Akbar adopted a policy of conquest and consolidation of the empire। तो फिर उसके बाद से 40 years अकबर ने एक पॉलिसी किया कि उसने वो अब वार नहीं करेगा, मतलब वो कुछ भी वायलेंट काम नहीं करेगा। क्योंकि एक मैं आपको बता दूं कि अकबर ने कलिंगा वार जब फाउट किया था, कलिंगा एक साउथ इंडिया की एक स्टेट का नाम एक स्टेट का एंशिएंट नाम है। तो जब कलिंगा वो वार की तो वो बहुत ब्लडी वार हुआ, और लेकिन अंत में अकबर जीत गए। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि अबाउट हाफ लाख पीपुल डेथ हुई उसमें, तो उनसे वो देखा नहीं गया। तो फिर उसने सोचा कि इतना वायलेंट करने से अच्छा हम फ्रेंडशिप से भी तो कर सकते हैं, मतलब अपने फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप से भी अपनी राज हासिल कर सकते हैं। तो वही है ये पॉलिसी। तो टू स्ट्रेंथन हिज पॉलिसी अकबर अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस। वही इसी को कहते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस जो मैंने बताया वो। लेकिन उसने किसके साथ किया मैट्रिमोनियल अलायंस?
वो राजपूत के साथ किया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि राजपूत बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उन्हें हराना आसान काम नहीं है। तो जिसके कारण उन्होंने मैट्रिमोनियल किया राजपूत के साथ। ही conquered various states like जानपुर, ग्वालियर, अजमेर, मलवा, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा एंड बंगाल। उन्हें पीस के साथ उन्हें वो सारे स्टेट्स मिल गए और फिर उसके बाद उनकी मौत हुई 1605 में। अकबर इज रिमेम्बर फॉर हिज सेकुलर इमेज। His empire was based on the principle of religious tolerance, universal brotherhood, political unity. According to Haig एक पोएट है जो उनका वो अपने जब वो इंडिया विजिट किए थे तो फिर उन्होंने उनके बारे में लिखा था कि अकबर वाज अनक्वेश्चनेबली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रूलर ऑफ इंडिया ऑफ द इस्लामिक पीरियड। वो उन्होंने कहा कि अकबर जो थे वो इस्लामिक पीरियड के ग्रेटेस्ट रूलर थे, मतलब उनके बराबरी कोई रूलर नहीं कर सकता था। आप समझ सकते हैं कि सारे लोग उनका लोहा मान चुके थे। ही वॉज वेरी ग्रेट रूलर। ओके, तो यहाँ तक अकबर तक मैंने आपको आज पढ़ाया। तो अगले वीडियो में मैं आपको जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में बताऊंगा। उसके बाद थर्ड वीडियो में मैं आपको उनके सक्सेशन के बारे में बताऊंगा और फिर अदर रूलर के साथ रिलेशन के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है ये, तो फिर ये लगभग 4 वीडियो में कंप्लीट होगी। 4 लेसन में आपको कंप्लीट होगी ये वीडियो। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आपको एक भी अपडेट मिस ना कर सके। सो थैंक यू एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोविड।